हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म। आज हम बातचीत करेंगे भैया आपके इस स्प्रिंट बैच में, जिसके तहत आप भाग करके पहुंचने वाले हैं अपने सीयूटी एग्जामिनेशन के थ्रू एक बेहतरीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। जैसे कि आप एएमयू अच्छे तरीके से जा सकते हैं, अच्छा नंबर लाएंगे तो डीयू जा सकते हैं, जो कि बेहतरीन कॉलेजेस हैं उनके पास यार। वहां जाएंगे तो आपको भी आनंद आएगा। बीएचयू जा सकते हैं, और मेरे लिए तो बीएचयू बहुत ही खास है। मैं वहाँ पे करीब 10 से 12 दिन रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ यार कैंपस बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा है जनाब। ठीक है, चलिए आज का हमारा जो चर्चा है ना, वो है भैया डी एंड ए ब्लॉक चैप्टर पर। तो शुरुआत में एक जगह आप बहुत फंसते हैं, वो चीज क्या है? वो चीज है भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हम थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे डी ब्लॉक की। इसके बाद जस्ट एफ ब्लॉक में लेंथेनाइड पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनको मैं थोड़ा समझा दूंगा, फिर हम क्वेश्चंस पर कूद पड़ेंगे, पर क्वेश्चन ही धड़ाधड़ करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में परेशान होते हैं, इसलिए पहले इसका निदान बनाते हैं। अच्छा जी, हमारे डीएन जो हमारा डी ब्लॉक है, उसकी शुरुआत कहां से होती है आपको पता है? एस ब्लॉक के जस्ट बाद होती है। मतलब कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर के शुरुआत होती है, और ग्रुप नंबर कहां तक रहता है भैया? 12 तक रहता है ना। 10 ग्रुप्स आते हैं यहां पर, ऐसा रहता है क्या? बोलो मेरे भाई, आईयूपीएससी के हिसाब से यही सही है ना? यस, एकदम सही है। अब सुनिएगा, जो हमारा, ध्यान दें, जो हमारा पहला ग्रुप होता है, जो हमारा पहला सीरीज होता है, उसको कहते हैं 3D सीरीज। क्या बोलते हैं इसमें? 3D सीरीज। ऐसा 3D सीरीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 3D ऑर्बिटल के अंदर आ रहे होते हैं, है ना। ये बात हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अभी देखेंगे। अब अगली बातचीत देखें, इसको कहते हैं भैया जी 4D सीरीज। याद है क्या? कि याद भी कराना पड़ेगा। अरे भैया साइंस टीचर वेरी क्रूवल, मांगे फीस कॉपी। इसके बाद क्या हुआ? कॉपी नेहा कक्कड़ जिंदाबाद। एक बच्चा सो रहा था, उसको जगाने आ गया कोई, तो उसके दिमाग में नेहा कक्कड़ के गाने बज रहे थे। मैडम आई, भैया फीस कॉपी दे। वो उठते बोलता, जयकारा लगा दिया उसने, भैया नेहा कक्कड़ जिंदाबाद, है ना। अगली चीज क्या है? यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट राह पड़े तो आग भैया क्या करो, कूद जाओ। ये है 4D सीरीज, और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स कहां जा रहे हैं? 4D ऑर्बिटल में जा रहे हैं। सिमिलरली अगला है भैया हमारा 5D सीरीज। भैया एक बात बताओ, आपने ये कलरफुल क्यों बना रखा है? यहां आपने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम को व्हाइट बना दिया, फिर आपने क्रोमियम को अलग कलर से बनाया हुआ है। सिमिलरली यहां पर देखें तो आपको दिखेगा कुछ ऑरेंज है, कुछ व्हाइट है। भैया जी यही तरीका है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कराने का। एक सेकंड में देखेंगे जनाब, काम आपका बन जाएगा। ये देखो नीचे कौन कौन से लोग लिखे गए हैं, लिखे गए हैं, सुनना ध्यान से। क्यों आगे आऊं? क्या बोला मैंने? क्यों आगे आऊं? पिटाई करोगी? क्या बोला मैंने? ऐसा कुछ हुआ कि पापा ने बुलाया, भाई बेटा इधर आ जा, है ना। तुझे लगा कि भैया पीटेंगे आज, तो क्या बोला तूने भैया? कि क्यों आगे आऊं, पिटाई करोगे? वो कहते, अरे नवाबजादे मारूंगा नहीं। क्या बोला उन्होंने? नवाबजादे। फिर वो समझा रहे थे कोई पॉइंट तुम्हें, कि जिंदगी में तकलीफें आती रहती हैं, तो उनके कहने का तरीका कुछ ऐसा है कि नवाबजादे मौत तक रुकावट राह पड़ेगी। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जब तक इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती, तब तक कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रहती हैं। तो अगर तुझे कोई परेशानी अभी निजी जिंदगी में चल रही हो, तो ऐसी कोई बात, खास बात नहीं है, सबकी जिंदगी में आती रहती है, और ये मौत तक आती रहती है। समझ गए बात को? दोबारा सुन ले। क्यों आगे आऊं, पिटाई करोगे, नवाबजादे मौत तक रुकावट राह पड़ेगी। पहले आप ये याद करें, यही वो बगावती, यही वो बगावती एलिमेंट्स हैं जो ट्रेंड को फॉलो नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त। यही वो बगावती लोग हैं। सर इसका क्या मतलब है? समझ में नहीं आया सर, खेल समझ में नहीं आ रहा है। एक बार प्यार से समझाइए। इधर आओ भैया, करीब आओ, इधर आओ। ये कौन लिखा है? स्कैंडियम। स्कैंडियम का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर कितना है जी? 21 होता है ना। तो हम क्या लिखते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में? आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमने 18 इलेक्ट्रॉन भर दिए। इसके बाद हम लिखते हैं 4s2 3d1, ऐसा लिखते हैं क्या? 4s2 क्या लिखते हैं? 3d1। टाइटेनियम वैनेडियम में भी हम क्या करते हैं? 4s2, यहां क्या करते हैं? 3d2 3d3। क्या मैं यहां 3d4 लिख सकता हूं क्रोमियम में? नहीं सर, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सर 4s1 3d5। 4s1 3d5, क्योंकि आपने बताया कि यहां पे हाफ फिल्ड हो रहा है, इसलिए हमने जंप करा दिया था। ये खेल आपको समझाया जाता है। अब सुनना,
हमने किया क्या, हमारे ट्रेंड के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ट्रेंड आना चाहिए था वो नहीं आया, थोड़ा उल्टा सीधा दिख रहा है। देखो ऐसा होता ना कि D1 D2 D3, यहां D4 आना चाहिए था, यहां D4 आना चाहिए था, लेकिन एस से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहां चला गया। क्या आपकी खोपड़ी में ये बात बस गई? यस। अब अगला देखिए, यहां पे क्या आता है 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 4s2 3d8, लेकिन यहां पर कॉपर में भी दोबारा खेल हो जाएगा। क्या खेल हो जाएगा, यहां पर भी रहेगा S1, लेकिन अब की बार जो इलेक्ट्रॉन S से आगे कहां चला जाता है, मतलब ऐसा होता है ना 4s2, तो जो आपका S वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहां चला जाता है 3D के अंदर, तो यहां पर हो जाएगा भैया टोटल 10। अरे ऐसे गिनती गिनने के हिसाब से 9 आना चाहिए था, लेकिन एक कहां से 4s से 3D में चला गया, इसलिए हम कहते हैं मेरे भैया यहां 3D10 आता है। इसको जानते ही समझते होंगे, और जिंक के बारे में तो पता है, जिंक में क्या आ जाएगा भैया 4s2 3d10, 4s2 3d10, आप समझ जाओगे। देखो तो यहां पर जितने लोग ऑरेंज कलर से लिखे गए हैं जो मैंने अभी तुम्हें याद कराया, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS1 जरूर आएगा, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में NS1 जरूर आएगा। देखिए भैया कहां पे आया था, क्रोमियम में, तो क्रोमियम भी यहां लिखा है, कॉपर लिखा है, कॉपर में भी क्या आएगा NS1। यहां पर N क्या है 4 है, इसके लिए N क्या है सर, इसके लिए N क्या है भाई, अरे सर इसके लिए तो 4D सीरीज के लिए जो N की वैल्यू है, वैलेंस सेल की वैल्यू है, नंबर है, वो 5 होता है। यहां के लिए क्या है, वैलेंस सेल 6 होता है। समझ में बात आ गई है क्या? यस सर। तो आपको समझ में आ गया कि इतने लोगों में हमें क्या करना है, NS1 लिखना है और S से एक इलेक्ट्रॉन उठा करके D के अंदर डाल देना है। जो ये ट्रेंड कह रहा है उसमें ये चेंज आ जाएगा अगर ये लोग आएंगे तो। आप समझ में आया कि जो ऑरेंज से लिखे गए यहां पर हैं, क्यों आगे आऊं पिटाई करोगे, नवाबजादे मौत तक रुकावट राह, यहां तक के लिए, यहां तक के लिए भैया जी एक चीज क्या बताई गई कि NS1 आएगा इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। लेकिन पड़ेगी का जो पीडी है, यहां पर भैया एस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, NS0 होता है। यहां पर एस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता, एस के दोनों इलेक्ट्रॉन डी के अंदर जंप करा दिए जाएंगे। तो अगर आपको यह लाइन नीचे की आती है तो आप सबका लिख सकते हैं, नॉर्मली आपको आता है। अगर कोई ये कह दे कि भैया यट्रियम का बताइए, तो आप कहेंगे बड़ा आसान है, ये तो व्हाइट कलर से लिखा है। तो यहां पर तो 4D1 आएगा, यहां 4D2 आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर कोई कहे कि भैया NB का बता दो, तब क्या लिखोगे? तो आप चेक करोगे कि क्या ये एलिमेंट हमने जो कथा कहानी रट्टे मारे हैं क्या उसमें आ रहा है। अरे सर यहां पर देखिए नवाब शब्द में आ रहा है, अगर नवाब आ रहा है इसका मतलब कंफर्म है कि यहां पर क्या आएगा S1। अगर S1 आएगा NS1 तो हम लिखेंगे 5S1। बोल मेरे भाई क्या लिखेंगे, 5S1। क्यों 5 क्यों लिखा, क्योंकि ये कहां का है भैया 4D सीरीज का। अब ये तो पता ही है कि 4D सीरीज का एलिमेंट है, ये तो आना ही चाहिए। अगर 4D सीरीज का है तो उसके लिए n की वैल्यू 5 होगी, तो हमने NS1 लिख दिया। इसके बाद D क्या लिखेंगे, सर D तो 4D ही लिखेंगे ना, D तो 4D लिखेंगे। अच्छा 4D में कितना लिखूं, सर गिनना चाहिए था आपको, D1 D2 D3, सर यहां D3 लिख दो। अरे नालायक प्राणी, S में 2 थे ना, तो एक चला गया, तो यहां पर D4 हो जाए। सेम कहानी यहां पर लगानी। अगर ये D4 हो गया तो देखो यहां से यहां तक ये सारे किससे लिखे, ऑरेंज से, तो आप क्या लिखोगे, बोलो बोलो, D5 D6 D7 D8, है ना, सब में 5S1 यहां तक कॉमन रहेगा, यहां तक 5S1 कॉमन रहेगा सब में। लेकिन अगर मैं कह देता पैलेडियम का बताइए, तो आपको कहना चाहिए था कि यहां पर तो होगा 5S0। सुनिएगा क्या बोला, 5S0। अगला क्या हो जाएगा, 4D के अंदर बाकी इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं भैया। D1 होना कैसा चाहिए था, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th नंबर पर है, तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे किसमें, 4D के अंदर। लेकिन भैया S के अंदर तो 0 है, इसका मतलब इसका दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आया, इसका मतलब 4D10 आएगा। शायद आपको कोई समस्या नहीं आएगी, इसी तरीके से आप सबका निकाल लीजिएगा। देखो S0 सिर्फ PD में आता है, बाकी व्हाइट कलर से जो लोग लिखे गए उसमें S2 आता है, ऑरेंज कलर वाले में S1 आता है। शायद आनंद आ चुका है, आनंद आ चुका है क्या, एक बार रिवीजन देख लेते हैं, एक बार रिवीजन देख लेते हैं। देखो कहां पे हो सकती है बात, क्रोमियम पर हो सकती है बात। और 4s, क्रोमियम के 4s की बात की जाए तो देखिए 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, बताइए आपको, है ना। 3D में कितना हो जाता है, 5 इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने समझाया था।
सेम कहानी कॉपर के लिए लगानी। कॉपर के लिए देख लीजिए, कॉपर के लिए आप क्या बोलोगे, 4s में 1, यहां पर क्या हो जाएगा 3d10। ठीक है, जो ऑरेंज कलर से मैंने लिखा था वहीं पर होगा S1, बाकी के जो है वहां देखो S2, 4s2 4s2 4s2, बाकी जगह 4s2 आ रहा। अरे बोलना भाई, आ गया है अब तो। हाँ सर आ चुका है। सेकंड सीरीज जो आपकी 4D सीरीज थी, 4D सीरीज में क्या होगा देखें, 5s में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, है ना। और इसके बाद हमें याद है क्या, अरे नवाब जादे क्या था, नवाब जादे मौत तक रुकावट राह, और पड़ेगी का सीन तो जानते ही हो कि पड़ेगी में क्या आता है, पीडी में आपके 5s के अंदर भैया 0 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन 4D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अभी मैंने बात बताई है, बाकी इनमें देख लीजिए। अगर मैं एनबी की बात करूं तो यहां पर 4s1 होगा, बाकी में देखिए 1 1 1 1, लेकिन उसके बाद जो बचेंगे इधर देखना, इधर दोनों में और इधर एक, इनमें क्या आ जाएगा भैया जी। और ये क्या था, आग 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 आता है ना उसमें, तो आग भैया क्या हो जाएगा, आग में आ जाएगा 5s1। आई होप आपको समझ आ रहा हो यार, है ना। एक छोटी सी बात याद करके बहुत बड़ा काम निपट जाता है। थर्ड सीरीज का मतलब क्या होता है, 5D सीरीज। 5D सीरीज में सेम तरीके से आप बुद्धि लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया यहां पर आएगी बातचीत, है ना, पिटाई करोगे वाली कहानी में आएगा। ठीक है, तो ये शायद आपको समझ में आ गया। अब अगली चीज देखते हैं, क्या है भैया ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखें, दो लोगों का एग्जांपल देकर के हम समझेंगे इनमें से कौन सा ऐसा जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, कौन सा ऐसा जो नहीं है, समझेंगे, है ना। अगर मैं एजी की बात करूं तो यहां से देख करके बताइए, मैं कहता हूं देख करके बताइए कि एजी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। एजी के लिए आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 5s1, क्या लिखेंगे 5s1, और इसके बाद लिखेंगे भैया जी देख लीजिए यहां पर 4D के अंदर 4D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, 4D के अंदर कितना 10 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं जिंक की बात करूं, अगर मैं किसकी बात कर दूं जनाब, इसकी बात कर दूं भैया मेरे, अरे मैं अगर जिंक की बात करूं तो भैया जी इस जिंक में क्या होगा बताओ, इस जिंक में क्या होगा। आप कहेंगे सर देखिए जिंक यहां छपा हुआ है, आप यहां पे लिखिए 4s2, क्या लिखेंगे 4s2, और इसके बाद क्या लिखेंगे 3d10। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जहां पर या तो न्यूट्रल एटम या तो उसके रिस्पेक्टिव आयन के अंदर डी ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा हुआ होता है। सर यहां तो दोनों में भरा हुआ है, यहां पे भी भरा हुआ है, यहां पे भी भरा हुआ, हाँ तो न्यूट्रल एटम के फॉर्म में तो दोनों में भरा है, ये बात सच है। लेकिन अगर हम एजी पर 2+ कर दें और जिंक पे 2+ कर दें तो अंतर समझ में आता है। जिंक 2+ करेंगे तो 4s से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो यहां का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 दिखेगा। लेकिन अगर Ag2+ कर दें तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, लेकिन एक यहां से निकलेगा, मतलब ये 3d9 होगा। अरे आप कहेंगे कि भैया यहां पे जब न्यूट्रल थे तब तो 10 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन आयन के फॉर्म में 10-10 इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आ रहे, पूरा भरा हुआ 3D नजर, सॉरी 3D लिख दिया क्या मैंने, यहां पर मुझे 4D लिखना चाहिए ना, ऊपर ही तो मैंने सच लिखा है, सही लिखा है। क्या लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए यहां पर 4D। तो आप कहेंगे देखो यहां पर डी ऑर्बिटल भरा नहीं है, खाली है, इस वजह से जो एजी है वो तो ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन जिंक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि भैया उसका जिंक 2+ जो है 3d10 अभी भी दिख रहा है। तो ये तरीका आपको आना चाहिए, इन पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए भैया प्यार से बता रहा हूं, वक्त दे करके बता रहा हूं इस चीज को। चलिए 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 अगली चीज देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैंथेनाइड्स, इन पर चर्चा करते हैं। इसको याद कैसे करना है, क्या तरीके होते हैं, उनको मैं यही क्लास में याद कराने की कोशिश करूंगा। भाई यहीं पे बुद्धि लगाइए। चलिए देखते हैं, मुझे पता है आप यहां खासा परेशान होते हैं, बाकी डी ब्लॉक में आप बाकी चीजें समझ जाते हैं, रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज करेगा, कौन रिड्यूस करेगा, कहां पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा, ये सब आप समझते हैं। दिक्कतें एक्चुअली आपको यही आती हैं। ठीक है, तो देखें लैंथनम क्या है, लैंथेनाइड को लीड करने का राजा है जी, है ना। लेकिन क्या ये लैंथनम जो है लैंथेनाइड सीरीज के 14 एलिमेंट्स में आता है, जवाब है नहीं। ये कहां पे आता है जी, आप क्या बोलेंगे, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है जनाब, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। तो ये तो छोड़ दीजिए, एलए को छोड़ दीजिए, बाकी को देखिए। आपको पता है क्या, कैसे याद करते हैं, सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम ये भी लो, क्या इंजीनियर तुम
ये भी लो। ये बात याद है ना तुम्हें? अगर नहीं याद है याद करो। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं गदगद तब दिल हो गया इंजीनियर, तुम ये भी लो। है ना? अब इंजीनियर का काम है भैया कुछ ना कुछ बांटते रहना। समझ लो वो कुछ बांट रहा है। ठीक है, एक छोटी सी ग्लास है, क्या बांट रहा है समझना तो आपके लिए है। चलिए यहां से चर्चा कर लेते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा इधर लेके आता हूं। पहले याद कराना, ये पॉइंट याद होना जरूरी है और ये जानना जरूरी है कि लैंथनम भैया आउटसाइडर है। लैंथनम आउटसाइडर है, यहां लिखा इसलिए जाता है क्योंकि इसी के नाम पर लैंथनाइड सीरीज बनी है, क्योंकि यही लीडर होता है। आप देखते हो कि डी ब्लॉक में, जब आप देखते हो डी ब्लॉक में लैंथनम आगे खड़ा होता है, बाकी लोग उसके पीछे खड़े होते हैं, और जो लोग पीछे खड़े होते हैं उसको धक्का मार के पीरियोडिक टेबल के नीचे फेंक दिया गया। कहानी सिर्फ इतनी सी है। तो लैंथनम की अगर मैं बात करूं, लैंथनम की अगर मैं बात करूं तो समझना, लैंथनम का पहले जान लीजिए कि क्या होता है एटॉमिक नंबर। लैंथनम का होता है 57। लैंथनम का होता है 57 और हाफनियम, हाफनियम का होता है 72। कितना होता है जी? 72, है ना? हाफनियम का कितना होता है? 72। और बीच में कौन आता है? बीच में ये आते हैं सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक। कहां तक? सीरियम से ल्यूटेशियम। तो ये बात एक बार जान लीजिए। सीरियम से कई बच्चों को ये आता होगा, लेकिन जान ले तब भी। सीरियम से ल्यूटेशियम की अगर मैं बातचीत करूं तो सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक को हम 4f सीरीज या लैंथेनाइड सीरीज कहते हैं। और La और HF ये दोनों डी ब्लॉक के हैं और ये भैया हमारे F ब्लॉक के हैं। तो इस तरीके से सीरियम का बताइए एटॉमिक नंबर क्या आएगा? सर अगर इसका 57 है तो निश्चित रूप से इसका 58 आएगा, और इसके बाद अगर 72 है तो उसके पहले निश्चित रूप से 71 आएगा। तो सीरियम का आपको समझ में आएगा 58 और ल्यूटेशियम का आपको पता चलेगा भैया कि 71 होगा। तो एक बेसिक खांचा आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ओके, चलिए देखते हैं। अब अगर मैं La का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो La के जस्ट पहले क्या आता है? जेनॉन एज अ इनर्ट गैस आता है। ये लिखने के बाद आप लिखते हैं, आप लिखते हैं 6s2। ध्यान देना, 6s2 5d1, क्योंकि आपके 5d सीरीज का अभी मैंने दिखाया था, 5d सीरीज का पहला मेंबर है। ये 5d सीरीज का पहला मेंबर है तो हमने लिख दिया 5d1। बोलो ना मेरे भाई, सही बोल रहा हूं ना? हाँ सर एकदम सही है, यस सर। तो ये लैंथनम की कहानी हुई। लैंथनम के बाद अब देखो सीरियम को, समझना ध्यान से। सीरियम को हमें छापना तो हम क्या करेंगे? सेम छापेंगे यहां तक। इतनी बात को तो नकल मार लो, इतनी बात को तो तुम नकल मार लो भैया जी। 5d1 6s2, सीक्वेंस पे मत जाओ, अभी ये देखो कि कैसे लिखना है। इतनी बात को तो नकल मार लिया। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? अरे सर आप तो कह रहे थे ये 4f सीरीज है। अगर 4f सीरीज है तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 4f के अंदर जाएगा, और ये 4f सीरीज का पहला मेंबर है, इसलिए यहां पर 4f1 लिख करके इसके आत्मा की शांति मिल सकती है। एकदम सही। आपको पहला पहले खोपड़ी में आना चाहिए, फिर देखो कौन आना चाहिए। पहला, सातवां और 14th, फर्स्ट, सेवेंथ एंड 14th। याद करना भी आसान है, 14 एलिमेंट है तो पहला, इसके बाद कौन सा? 14, और इसके बाद बीच में कौन है भैया? 7th। इनका पहले आना चाहिए। कौन कौन सा भैया हो गया ये? बताओ कौन है? इसको मैं हटा रहा हूं, अब मैं कुछ हाईलाइट करने चल रहा हूं। ये देखो कौन है भैया? सीरियम। गैडोलिनियम 7वें नंबर पर आता है। 14वें नंबर पर आता है ल्यूटेशियम। ठीक है, पहले हम इनका समझेंगे, याद करेंगे, फिर बाकी का खेल देखेंगे। यहां पे देखो क्या है, सीरियम में आपको बताया मैंने कैसे लिखना है। 5d1, 5d1 6s2 और 4f1, देखो यहां पे दिख जाएगा 5d1, यहां देखिए दिख जाएगा ये। तो 5d1 जो होता है ना, वो सिर्फ इन्हीं तीन पर आता है। 5d1 जो होता है वो सिर्फ इन्हीं तीन पर आता है। कृपया देखें, 5d1 5d1 5d1। अगर मैं इसको हटाऊं तो बाकी कहीं पर 5d1 नजर नहीं आएगा, सिर्फ 5d1 पहले, सातवें और 14th इन पर नजर आएगा। तो कृपया यहां पर लिखें, सीरियम लिख दिया, अब लिखेंगे गैडोलिनियम। अब क्या लिखेंगे? गैडोलिनियम। अगर मैं गैडोलिनियम की बात करूं तो मैं लिखूंगा जेनॉन। और मैंने क्या बताया, 7वें नंबर पर है तो 4f में क्या लिखा जाए? सर 7 लिख दीजिए, 7वें नंबर पर है तो एकदम सही बात है। इसके बाद 5d1, गैडोलिनियम निपट गया। इसके बाद ल्यूटेशियम पर आ जाते हैं। अगर मैं ल्यूटेशियम की बात करूं तो मैं लिखूंगा जेनॉन 4f। अरे 14th नंबर पर अगर ल्यूटेशियम आता है, ऐसे 14th नंबर पर आता है ना गिनते हुए, अरे भाई 1 2 3 4 करके गिनोगे 14th पर आएगा, तो यहां पर 14th लिख दीजिए। 6s2 5d1 ऊपर से नकल मार करके लिख दीजिए।
शायद आपको समझ में आया हो कि इनको लिखते कैसे हैं। अब अगर तुम्हें ये आ गया ना तो भैया जी एक बार कृपया ध्यान से बैठ के एनसीईआरटी खोलो, इसके बाद देखो कि क्या हुआ है यहां से यहां तक में, आपको अंदाजा लग जाएगा। बड़ा आसान हो गया। कैसे? देखो यहां जो 5d1 वाला है, अब अगले में 5d1 आ नहीं सकता क्योंकि 5d1 आएगा तीन ही जगह पर, सीरियम पर, गैडोलिनियम पर, ल्यूटेशियम पर। तो 5d1 वाला इलेक्ट्रॉन भी एफ में जाएगा, और क्योंकि ये आगे बढ़ रहा है, इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो वो वाला इलेक्ट्रॉन भी एफ के अंदर जाएगा। तो एक्चुअली यहां पर F3 होगा, फिर F4 5 6 7। आई होप आपको समझ में आया हो। तो ये सारी चीजें आपको लिखना आना चाहिए। और एक बात बताता हूं, आपको एक काम दे रहा हूं, कृपया करके आइएगा, और पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? गैडोलिनियम के जस्ट पहले जस्ट बाद कौन है? आप कहेंगे सर गैडोलिनियम के जस्ट पहले है EU, और इसके बाद GD के बाद आता है TB। कृपया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा, होमवर्क है। ल्यूटेशियम का जस्ट पहले कौन आता है? सर YB आता है, तो कृपया इसको भी लिख लीजिएगा। आपको अगर इतना आता है तो आपको ये सब आता है, ये बात जान लीजिए। ठीक, समझ में आ गया? यस। अब एक चीज समझिए, अगर मैं कहूं कि कौन सा इनमें से ऐसा है जो कलर शो करेगा, तो कलर शो करने का तरीका क्या है? अरे सर FF ट्रांजिशन होना चाहिए, जैसे DD ट्रांजिशन होता था वैसे वैसे FF ट्रांजिशन करवा दीजिए, काम हमारा बन जाएगा। अच्छा, FF ट्रांजिशन कहां होगा? जहां पे F ऑर्बिटल पूरी तरह से भरा ना हुआ हो, F ऑर्बिटल में कुछ हो, मतलब कि कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां मौजूद होते हैं वहीं पर कलर आता है, अदरवाइज कलर नहीं आता। और मैग्नेटिक मोमेंट के साथ खेल क्या है कि अगर हमारे इस एलिमेंट में या इनके आयंस में हम ये देखें कि वहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का होता है। याद आ रहा है क्या? यस सर। तो चलो इन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेना है, कलर की बात करें तो यहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख लेना है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पर कहीं मिलेगा वो क्या हो जाएगा? कलर्ड भी होगा और पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर का भी हो जाएगा। जैसे मैं तुम्हें कह दूं कि एक बात बताओ कि La3+ लैंथनम 3+, क्या ये लैंथनम 3+ जो है, क्या ये मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता? क्या ये पैरामैग्नेटिक है? तो आप कहेंगे लैंथनम 3+, सर 3+ का मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिए। अगर आप ये तीनों निकाल देंगे, 3+ बनाते हुए तीनों निकाल देंगे, तो सिर्फ हमें जेनॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, और जेनॉन में तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। अगर पेयर्ड होंगे तो सर ये पैरामैग्नेटिक नहीं, ये डायामैग्नेटिक होगा। बात एकदम सही है। यस। लेकिन अगर मैं कह दूं कि भैया गैडोलिनियम की खोपड़ी पे 3+ है, मैं कह दूं गैडोलिनियम की खोपड़ी पर 3+ है, तो आप कहेंगे भैया गैडोलिनियम की खोपड़ी पर 3+ का मतलब आपने इलेक्ट्रॉन ये हटा दिए, है ना? हाई भाई, जिसके हायर n नंबर होते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन हटते हैं, तो यहां से हटेंगे तो बचा क्या? 4f7। 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गैडोलिनियम के पास प्रेजेंट है। अगर 7 प्रेजेंट हैं तो भैया जी हमें पता ही है यार पैरामैग्नेटिक होगा। और अगर कह दूं मैं मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बताऊं, तो बताओ मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू गैडोलिनियम के केस में क्या आएगी? म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट, आप क्या कहेंगे? 7 + 2 बोर मैग्नेटॉन होगी। होगी कि नहीं होगी? यस। अगर मैं कहूं क्या गैडोलिनियम 3+ कलर्ड होगा? जी जनाब कलर्ड होगा, क्योंकि यहां पर क्या आएगा? 3f7 आएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद आएंगे। लेकिन मैं कह दूं La3+ क्या कलर्ड आएगा? तो जब आप कहना नहीं नहीं सर कैसे आएगा, यहां पर तो सारे सारे पेयर्ड हैं, यहां नहीं आएगा गुरुदेव। तो ये कहानी है, इतना आपको आना चाहिए था। अब अगली चीज थोड़ी सी तेजी से हम चल सकते हैं, क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन करिए, नेम ए मेंबर ऑफ लैंथेनाइड सीरीज व्हिच इज वेल नोन टू हैव +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा है कि जो +4 बना सकता है? इनमें से कौन सा ऐसा जो +4 बना सकता है? आप कहेंगे कि सर देखो पहला ही है सीरियम। सीरियम में देखो 4f में 1 इलेक्ट्रॉन, 5d में 1 इलेक्ट्रॉन, 6s में 2 इलेक्ट्रॉन। अगर हम इन सब चारों को हटा दें तो क्या बनेगा? सीरियम 4+। इन चारों को हटा दें तो क्या बनेगा? सीरियम 4+, और वो क्या होगा? जेनॉन, मतलब इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर जाएगा मेरे भाई। इसका मतलब सीरियम 4+ आसानी से बन सकता है। जनाब बात समझ में आ रही है क्या? हम क्या देंगे जवाब? हम देंगे जवाब सीरियम 4। आई होप आपको आनंद आया हो। ठीक, आइए अगला देखते हैं। देखो भाई, हमें एक बात पता है कि जो हमारे लैंथेनाइड्स होते हैं, लैंथेनाइड का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो +3 होता है। सारे लैंथेनाइड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 शो करते हैं। तो अगर कोई लैंथेनाइड Ln लिखा है, Ln 4+, मतलब ये जनरल नाम दे रहा हूं, पीछे जो 14 एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। Ln का मतलब एक जनरल सिंबल मैंने बना दिया है।
है ना, ये कोई एलिमेंट मत समझ लेना इसको, ठीक है। Ln4+ लिखा हुआ है, तो भैया अगर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो वो क्या चाहेगा, बोलो वो क्या चाहेगा, खुद को कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में लाना, खुद को कहां लाना, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड में लाना चाहेगा। क्या बताया मैंने, जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एज अ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, मतलब सारे लैंथेनाइड कहीं ना कहीं +3 में जरूर पाए जाते हैं और वो अपने आप को उसी में स्टेबल फील करते हैं। तो अगर मान लीजिए कहीं अगर वो +4 में होंगे तो अपने आप को रिड्यूस करके वो +3 बनाना पसंद करते हैं। और जो खुद का रिडक्शन करवाते हैं, जो लोग खुद का रिडक्शन करवाते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो आप क्या कहेंगे, Ln+4 जो होता है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अभी और समझा दूंगा, समझना ध्यान से। अगर मान लो कोई लैंथेनाइड जो +2 में है, अब उसकी इच्छा क्या है, उसको तो कहना भैया मेरे को तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में जाना है, तो जो +2 वाला वो भी +3 में आना चाहता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहां पर क्या होगा, ये खुद को ऑक्सीडाइज करेगा और जो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो पेपर में कभी कभी ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि बताइए कौन कौन से इसमें ऐसे हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे और कौन से ऐसे हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो जवाब सुन लीजिए कि यहां पर आपको दिखा +4+4, ये कौन है, लैंथेनाइड। ये अपने आप को रिड्यूस करके कहां लाएंगे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर ये खुद को रिड्यूस कर रहे हैं इसका मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली ये जो दो लोग दिख रहे हैं ये खुद +2 में है, जाना कहां चाहेंगे, अरे सबकी गंगा एक है, सब मिलकर के भैया एक ही समुद्र में जाना है। तो भाई एक कहानी ये है कि +2 से +3 में ये खुद को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ये दोनों एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेंगे, बिहेव करेंगे। अगली लाइन पढ़ करके पचाने की कोशिश करना, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। आइए, यूज ऑफ लैंथेनाइड मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि तुम नालायक प्राणी इसको छोड़ सकते हो, इसलिए मैं इत्मीनान से करा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुरुदेव, समझना ध्यान से। सर गुरु तो आप हो, कोई बात नहीं, आज के लिए आप मान लो, लेकिन पढ़ लिख के जाना, कुल मिला के हमारी बात इतनी है। क्या लिखा है, एक एलॉय है दैट इज मिस मेटल, बट इस मिस का थोड़ा नाम अलग है। इस मिस को चाहिए भैया फुल वैसे हर मिस को चाहिए, जान लेना, है ना, हर मिस को चाहिए फुल इज्जत, समझ गए। मिस मेटल में देखो डबल एल, डबल एल, है ना। तो मिस मेट क्या लिखा है, मेटल, क्या लिखा है, मिस मेटल। स्पेलिंग एकदम सही है, यही है भैया, MISCHMETALL, ये याद रखना, ऐसा ही नाम रहेगा, अलग कोई बात नहीं, ये सब लिख के आएगा। ए वेल नोन एलॉय इज मिस मेटल विच इज कंसिस्ट ऑफ लैंथेनाइड, मेटल एंड आयरन। यही वो पूछते हैं कि भैया जो ये एलॉय बना है इसमें आयरन कितना है, तो आयरन जान लीजिए 5% है, और इसके अंदर ये बनता किससे, ये लैंथेनाइड और आयरन से मिला के बनता है, तो इसमें लैंथेनाइड कितना है भैया, 95% अप्रॉक्स। यही क्वेश्चन होता है कि बताइए कि मिस मेटल जो एलॉय है उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, उसको किस कंपोजिशन में मिला के बनाया गया है। तो आयरन इसमें 5% है, लैंथेनाइड इसमें 95% है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली चीज देखिए, सम इंडिविजुअल लैंथेनाइड ऑक्साइड, कुछ कुछ ऑक्साइड्स हैं लैंथेनाइड के, मतलब लैंथेनाइड में 14 एलिमेंट्स हैं, उनमें से कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं, कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे हैं जो फॉस्फोरस का काम करते हैं। फॉस्फोरस का काम क्या करने का मतलब, इस पर लाइट पड़े तो ये चमक देते हैं, है ना। इसका फॉस्फोरस, फॉस्फोरस मत समझना, है ना। फॉस्फोरस का मतलब क्या है, जैसे आपने सुना होगा जरूर, फ्लोरिसेंट मटेरियल जानते होंगे आप, फ्लोरिसेंट मटेरियल या फ्लोरिसेंट सरफेस, जिसपे कुछ देर लाइट चला दो फिर हटा दो, इसके बाद भी उसमें से चमक थोड़ी आती रहती है। इसके काम में आता है कौन, कौन भैया, लैंथेनाइड ऑक्साइड। तो जो टेलीविजन की स्क्रीन है वो लैंथेनाइड ऑक्साइड से बनी हुई है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। एज ए फॉस्फोरस काम करते हैं, फॉस्फोरस का मतलब होता है ऐसा सरफेस जो चमक रहा हो, ठीक है, उसके लिए शब्द यूज किया जाता है ये, ठीक। अच्छा, ए गुड डील ऑफ मिस मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट सेल्स एंड लाइटर फ्लिंट। समझना, लाइटर फ्लिंट जानते हो, सर मैं कैसे जानूंगा, अबे लाइटर फ्लिंट नालायक वो होता है, जैसे अगर कोई, हालांकि तुम में से ना हो तो अच्छी बात है, जो सिगरेट के आदी होंगे या ऐसे घर पे अगर लाइटर जलाते हो जिससे जलाते नहीं है ऐसे,
रगड़ करके घिर्री जो लगी होती है उसको बोलते हैं लाइटर फ्लिंट, ठीक है। और ये बनता किससे है? ये मैग्नीशियम बेस्ड, ये बनता है मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय से, मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय से। इसका मतलब लैंथेनाइड लीजिए, उसमें अगर मैग्नीशियम डालते हैं आप तो ये काम आएगा, बुलेट बनाने के काम में आएगा, ठीक है, लाइटर फ्लिंट बनाने के काम में आएगा, सेल बनाने के काम में आएगा, ठीक। आइए अगला देख लेते हैं। मिक्स्ड ऑक्साइड, जैसे यहां पे क्या था, इंडिविजुअल लैंथेनाइड ऑक्साइड, इंडिविजुअल का मतलब अकेला, जैसे मान लीजिए कि सीरियम का ऑक्साइड ले लिया, है ना, जैसे गैडोलिनियम का ऑक्साइड ले लिया, किसी एक का लिया तब वो भैया फॉस्फोरस का काम करेंगे। लेकिन आपने अगर मिक्स करके ले लिया तब वो कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग के काम में आते हैं। पेट्रोलियम क्रैकिंग का मतलब समझते हैं? जब पेट्रोलियम निकाला जाता है, बहुत बड़ी बड़ी चेन्स मिलती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है ताकि वो गैसोलीन या पेट्रोलियम के पदार्थ बन पाए, ठीक है। तो उसके लिए यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट मिक्स ऑक्साइड। यहां लिखी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, तभी जबरदस्ती कोशिश की जा रही है टाइम दे करके कि आपको याद हो जाए, ठीक है जनाब। बात समझ में आई है क्या? बोलो बोलो बोलो, बात समझ में आई है क्या? मैं एक्चुअली ये देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया कि तुम्हारे कमेंट आने लग जाए कि अरे गुरुजी बहुत टाइम ले लिया आपने। नालायकों, समझाने में वक्त लगता है। आइए अगला देखते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड, नाम में मतलब लिखा है, ऐसे कंपाउंड्स जिनके, आप ऐसे समझो, ऐसे मेटल्स, ऐसे समझाता हूं पहले देखो। मान लो कि ये मैं टाइटेनियम मेटल का क्लस्टर बना रहा हूं, टाइटेनियम मेटल का क्लस्टर बना रहा हूं। दोबारा सुन लीजिए, मैं क्या बना रहा हूं? टाइटेनियम मेटल का क्लस्टर बना रहा हूं। तो मेटल कैसे रहते हैं? एक एटम जस्ट दूसरे एटम से चिपका रहता है, तीसरे एटम से चिपका रहता है, ऐसे बनता है पूरा मेटालिक क्लस्टर। मान लीजिए मैंने टाइटेनियम का ये आपके सामने क्लस्टर प्रस्तुत किया। अब इसमें क्या होता है, ये जो गैप है, ये जो इंटरस्टिशियल साइट है, ये जो जगह है, ये जो गैप है, इसमें भैया छोटे 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 एटम्स आकर के ट्रैप हो जाते हैं, रुक जाते हैं। वहीं पर कौन कौन से, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, बोरोन हो सकता है ना। ये क्या है, छोटे छोटे एटम्स हैं, वो इन जगहों पर अगर ट्रैप हो जाते हैं तो जो टाइटेनियम मेटल था, जो कि प्योर मेटल था, अब वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहलाने लग जाएगा। और वो प्योर मेटल नहीं कहलाएगा क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन या नाइट्रोजन में से कुछ जा करके ट्रैप हो चुका है। तो ऐसे कंपाउंड्स को इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहते हैं। तो स्मॉल एटम्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटल, तब जाके बनता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। दे आर यूजुअली नॉन स्टोकियोमेट्रिक, ऑब्वियसली। अब भाई कुछ ऐसे साइट्स होंगे जहां पर हाइड्रोजन आएगा, कुछ ऐसे होंगे जहां नहीं आएगा, मतलब ये नंबर फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक है। एंड आर नाइदर टिपिकली आयनिक या कोवेलेंट। और इससे जो कंपाउंड बनेगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड, वो तो ना तो सही से आयनिक होगा, ना तो वो कोवेलेंट होगा। आप ऐसे कैटेगराइज नहीं कर पाएंगे, ये बताना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, टाइटेनियम में अगर कार्बन आ गया तो टाइटेनियम कार्बाइड, है ना, मैग्नीज के साथ नाइट्रोजन, आयरन के साथ हाइड्रोजन, वैनेडियम के साथ हाइड्रोजन, टाइटेनियम के साथ हाइड्रोजन, तो इसको बोला जा रहा है कि ये क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स हैं। अब एक चीज होती है फिजिकल एंड कैरेक्टरिस्टिक, इस पे बहुत सवाल पूछते हैं वो, मैं आपको बता देता हूं, समझना। जैसे मान लो कि अगर टाइटेनियम जो है प्योर मेटल के फॉर्म में रहता तो कैसे रहता, बताओ सर? यही जो जगह भरी है बस वो मत भरिए, यही तो है। बोलो सही बोल रहे हैं क्या? इस जगह को मत भरिए, जो ये आपको दिख रहा है ये टाइटेनियम है, ये तो टाइटेनियम है, ये तो टाइटेनियम प्योर मेटल है। लेकिन क्या ये प्योर मेटल है? नहीं भैया, इसमें अगर हाइड्रोजन ट्रैप हो गया, क्या कह रहा हूं मैं, अगर मान लो इसमें हाइड्रोजन ट्रैप हो गया तो मैं इसका फॉर्मूला यहां से नकल मार के लिख देता हूं, TiH 1.7। ये क्या है? ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड जहां पर हाइड्रोजन अंदर है, लेकिन ये कहां, या भैया क्या प्योर मेटल, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन ट्रैप नहीं है। अब हमें ना इनके अंतर समझ में आने चाहिए कि इनका करेक्टर कैसा हो सकता है और इनका करेक्टर कैसा हो सकता है। पढ़िए, दे दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हायर डोज ऑफ प्योर मेटल्स। वो कह रहे हैं कि ये वाला जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा। अरे भैया ज्यादा आएगा ही, जब बीच में जो खाली जगह थी वो भी तुमने ठूस ठूस के भर दिया, तो उसको मेल्ट कराना भी कठिन है, उसको बॉयल कराना भी कठिन है। इसलिए जो हमारा ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड है, जिसके अंदर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, बोरॉन कुछ भी ट्रैप हुआ होगा, वहां पर भैया आप क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट
ज्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, और सबसे ज्यादा हार्ड कौन होगा? यही होगा आपका इंटरस्टिशियल वाला विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। ये है तरीका। अगला देखें, दे आर वेरी हार्ड। ये क्या होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं। होंगे ही यार, जब जगह तुमने भर दी तो। ठीक है, दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी। लेकिन अभी इसके अंदर क्या है? मेटालिक कंडक्टिविटी जैसा कि इनके पास होता है, इस मेटल के पास, वैसा मेटालिक कंडक्टिविटी इस हमारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड में भी रहता है। अच्छा जी, अगली चीज देखें, दे आर केमिकली इनर्ट। ये बहुत शानदार बात है। कई बच्चों को ये उल्टा लगता है कि यार अभी अभी भी ये केमिकली रिएक्टिव होंगे। अरे भैया आप ऐसे समझना, जो वाइड्स है, जो जगहें हैं, वो अगर भर दी गई हैं तो भैया वो कैसी हो जाती हैं? केमिकली इनर्ट हो जाती है। अब ये किसी केमिकल से रिएक्शन करना नहीं चाहता। एक्चुअली होता क्या है, जब आप टाइटेनियम प्योर मेटल के ऊपर कोई केमिकल डालेंगे तो वो जो है अंदर जो वाइड्स है उसके अंदर घुस जाएगा और टाइटेनियम से हर तरफ से रिएक्शन कर लेगा। लेकिन अगर आप इसके ऊपर केमिकल डालेंगे तो कहेगा भैया अंदर तो तुम जा ही नहीं सकते, अंदर तो छोटे छोटे पड़े हुए लोग हैं जो जगह घेर रखते हैं, तो भैया तुम अंदर केमिकल नहीं जा सकते, तुम सतह पर रहोगे तो रिएक्शन तुम नहीं कर पाओगे। इस वजह से ये केमिकली इनर्ट है। ये आप गलती करते हैं, इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं। ठीक है, अगली चीज देखें। अब अगली चीज क्या है भैया? इस पर बेस क्वेश्चन क्या आता है? कैटालिटिक एक्टिविटी। जो हमारे डी ब्लॉक के और कह लेता हूं एफ ब्लॉक के भी जो हमारे मेटल्स होते हैं, ये सारे मेटल्स ही होते हैं ना, ये सारे जो मेटल्स होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो जो कैटलिस्ट के अंदर करेक्टर चाहिए होता है वो सारे करेक्टर इनके अंदर हैं। इनके पास क्या है भैया? लार्ज सरफेस एरिया होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। ये आपको पता ही होगा कि डी ब्लॉक के लोग क्या करते हैं? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। जैसे कि मैं अगर आयरन की बात करूं तो आयरन +2 में भी रहता है, आयरन +3 में भी रहता है। तो जब वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं तो वो आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वजह से आप समझ लीजिए कि कोई जैसे आयरन जो होता है वो एज ए कैटलिस्ट यूज किया जा सकता है। तो कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट यूज किया जाना किस बात पर डिपेंड कर रहा है? इन करेक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, आपको पता ही है यार, पूरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इसी पर बेस्ड है। सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, और इनके इन्हीं एबिलिटी की वजह से ये कैटालिटिक एक्टिविटी शो कर सकते हैं, एज ए कैटलिस्ट काम कर सकते हैं। ठीक है, और इनके पास डी ऑर्बिटल्स भी एम्प्टी होते हैं, तो ये रिएक्शन में क्या करते हैं? डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन ले भी सकते हैं, बाद में दे भी सकते हैं। तो ये बातें आपको खोपड़ी में बसना चाहिए। मेनली बताऊं तो दो, क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट का वेरी होना, दूसरा एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए। अब बस मैं आपके सामने यहाँ खड़ा होकर बोलूंगा, देखना हैबर प्रोसेस के बारे में आपको पता है कि N2 और H2 मिलकर के क्या बनाते हैं? NH3 बनाते हैं, और यहाँ पर आयरन एज ए कैटलिस्ट यूज हो जाता है। अगला, मैग्नीज की अगर मैं बात करूं तो MnO2 ये यूज किया जाता है जब ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करते हैं। और कब करते हैं ये देख लेना, KClO3 रहता है उसको हम हीट करते हैं, लेकिन उस समय हमें एक ऑक्सीडाइजर की जरूरत होती है, दैट इज MnO2। और यहाँ पर रिएक्शन क्या होता है? KCl अलग हो जाता है और O2 गैस के रूप में अलग हो जाता है ना? ये गैस के रूप में बनाया गया है, ये गैस है, उड़ जा रहा है, समझ गए जी? हाँ, तो KCl अलग, O2 अलग हो जाता है। ये कार्यक्रम MnO2 के प्रेजेंस में होता है। अगली चीज देख लेते हैं, टाइटेनियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को ज्वाला ओपी कॉन्सेप्ट कह के याद कराया जाता है। चलिए बता देता हूँ आपको। अगली चीज क्या है? अगली चीज है भैया आपके सामने TiCl4। याद रख लेना, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, और यहाँ पर क्या लिखा है? एल्यूमिनियम लिखा है। ट्राई इथाइल है ना, 3 बार इथाइल ग्रुप है, इथाइल मतलब C2H5। हो सकता है यहाँ पर मिथाइल दिया हो, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हो सकता है CH3 हो सकता है C2H5 हो, कुल मिला के कोई एल्काइल ग्रुप यहाँ पे लगा होगा, इन्हीं दोनों में से कुछ होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। इसको क्या कहते हैं? जिगलर नाटा कैटलिस्ट। और ये किस काम में आता है? पॉलीथीन बनाने के काम में आता है। एथिलीन से पॉलीथीन बनाया जाता है। एथिलीन क्या होता है भैया? एथिलीन क्या भैया? या इसी को इथीन कहते हैं। ये है इथीन। और पॉलीथीन में क्या होता है आपको पता है? अगर आपने पॉलीमर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको क्या करना होता है? पाई बॉन्ड हटा करके इस तरीके से दोनों तरफ सिग्मा बॉन्ड बनाना है, और इसी को n टाइम लिखना है ना, मल्टीपल टाइम। यही एक चेन के रूप में बना रहेगा, तो उसको हम पॉलीथीन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा पेपर में जिगलर नाटा कैटलिस्ट, तो ध्यान रखना। हम क्या कर रहे हैं? एथिलीन से पॉलीथीन बना रहे हैं।
क्लियर। वेनेडियम की अगर मैं बात करूं तो V2O5 ये यूज होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, जब हम H2SO4 बना रहे होते हैं। तो H2SO4 बनाने में क्या यूज किया जाता है? V2O5 कॉन्टैक्ट प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो ये बात आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, लेकिन आपके इनऑर्गेनिक में भी यही चीज मेंशन है कि जब हमें एरोमेटिक बनाना होता है तब हम यूज करते हैं Cr2O3 NaL2O3 का मिक्सचर। तो कृपया इस बातों को खोपड़ी में बसाएं, काम की बातें हैं, एक भी चीज ऐसा नहीं है कि जो काम का नहीं है, नहीं तो मैं लाता ही नहीं जी। आइए अब से हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, है ना। हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। आइए चलिए भैया। कई लोग होंगे सर पढ़ा काहे रहे हो, नहीं आपको तो क्वेश्चन कराने को दिया गया था, आप कला नहीं ले हो। चलो भैया कर लो, पढ़ियो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट X इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज दिस, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर। उन्होंने पूछा कि भैया मान लेता हूं कि कोई कोई हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट X है, इसकी खोपड़ी पर जब +3 आया, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आया, तब जो है इनका जो क्या निकला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला वो है आर्गन, फिर क्या है जी 3d5, है ना। तो एक बात बताइए, +3 में अगर ऐसा है तो बताइए +2 छोड़ो, न्यूट्रल में कैसा होगा? तो मतलब सर 3 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, और देंगे तो जाएगा कहां? कहां से निकला होगा? आपको पता है 4s से निकला होगा, तो 4s में तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ओवरऑल ये 3d6 हो जाएगा, न्यूट्रलाइज होकर के ये ऐसा बनेगा, है ना। और बताइए ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? कहीं आपको आयरन की याद तो नहीं आ रही? यस सर आ रही है, तो निश्चित रूप से हम कहेंगे कि यहाँ 26 इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा। बोल मेरे भाई मामला कितना आसान था, है ना। ओके, आइए अगला कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर सेकंड इज दिस, इसमें कोई शक है ही नहीं, है ना। एंड कॉपर 1 के अंदर क्या है भैया? 3d10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा इन्होंने स्टेबिलिटी पूछी है, कितना आसान क्वेश्चन है। हम क्या बोलेंगे कि जहां पे 3d10 आता है ये कैसा है भैया? फुली फिल्ड है। ये कैसा भैया? फुली फिल्ड है। अगर ये फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड, अगर ये फुली फिल्ड है तो ये ज्यादा स्टेबल है ना। तो कॉपर का +1 ज्यादा स्टेबल है कॉपर +2 के अंदर, गैसियस फेज में, गैसियस फेज के अंदर ये मामला, है ना? तो कर ले जाएंगे कौन सा है? 1 इज मोस्ट, 2 इज मोस्ट स्टेबल, नहीं ये रहा ना, ये लिखा लेस स्टेबल, लिखा है ना भैया लेस स्टेबल, तो इसका मतलब जवाब मिल गया। आइए अगला क्वेश्चन करिए, पढ़ के करो भैया। मेटालिक रेडियाई ऑफ सम ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन बिलो, व्हिच ऑफ दीज एलिमेंट विल हैव हाईएस्ट डेंसिटी। इनसे कुछ खास मतलब नहीं है, हाईएस्ट डेंसिटी कह रहा है वो। डेंसिटी का मतलब क्या हुआ भैया? डेंसिटी हम क्या लिखते हैं भैया? मास बाई वॉल्यूम, और अक्सर हम मास से जज करते हैं। डेंसिटी कब ज्यादा होती है? जब मास ज्यादा होता है, बस इसी से काम बन जाएगा। और आपको पता चलेगा भैया इनमें सबसे ज्यादा मास किसका है? कॉपर का मास ज्यादा है। और इनको देखो रेडियस इनकी करीब करीब सेम ही है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है, तो रेडियस वाला फैक्टर छोड़ना होगा, वॉल्यूम वाला फैक्टर मतलब छोड़ना होगा। तो बस आप कहेंगे इनका जो है एटॉमिक मास ज्यादा है, इसलिए इनकी डेंसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। मुझे नहीं लगता किसी को कोई शक और समस्या नाम की कोई चीज यहाँ पर आ भी सकती है। ओके नेक्स्ट चलते हैं भैया, अगला क्वेश्चन करो। Generally, transition elements form colored salt due to the presence of unpaired electron. अच्छा जी, पहले इन्होंने समझाया तुम्हें, कह रहे हैं कि भैया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी कलर आएगा। अच्छा ये बात तो मैंने भी बता दी है लेक्चर की शुरुआत में। Which of the following compound will be colored in solid state? कौन सा इनमें से ऐसा है जो कलर्ड होगा? इसका मतलब हमें यही चेक करना कि भैया कहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या बोलोगे भैया? Ag+, Ag+ के अंदर बोलो क्या आएगा? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? आप कहेंगे Ag+ के अंदर तो भैया कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे कैसे हैं? पेयर्ड है। सारे के सारे क्या होंगे भैया? पेयर्ड होंगे। अरे Ag+ को याद करो क्या आता था भैया, भूल गए क्या? क्यों आगे आऊं, यही पढ़ते हैं ना अपन। इस फैमिली के बारे में तो स्पेशली आप जानते ही हैं क्या होता है इनके साथ, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5s1, और इसके बाद 4d10 होता है, तो वहां पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो 3d10 हो गया। अच्छा जी ये मामला था। यहाँ की बात कर लेते हैं, कॉपर 2+ की अगर मैं बात करूं तो कॉपर 2+ का मतलब क्या होता है? D9 सिस्टम।
हाँ, यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक नजर आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यही कलर्ड होने वाला है। बाकी को चक्कर ले, आ जाओ भैया जी। जिंक की खोपड़ी पे लगा दूं 2+ मतलब हो गया D10। D10 का मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, है ना। यहाँ की बात करूं तो ये है कॉपर+1, कॉपर+1 का मतलब होता है D10। तो देख लीजिए जहां जहां D10 आया है, यहाँ 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 अनपेयर्ड नहीं है, D9 में अनपेयर्ड है। मींस दैट जवाब आपको मिल चुका है, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल कर ले, चलो भैया। अगला क्वेश्चन है कि ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 टू कंसंट्रेटेड H2SO4 ए ग्रीन ऑयली कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड। ग्रीन ऑयली वैसे भी हिंट दे रहा है, अगर आपने Mn2O7 का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो उसके जस्ट नीचे ये कहानी लिखी रहती है। होता क्या है बता देता हूं। हम लेते भैया KMnO4, क्या लेते हैं, KMnO4। इसको हम डालते हैं जब कंसंट्रेटेड H2SO4 में, कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो ये डाइमराइज होकर के क्या बना देता है, ये डाइमराइज होकर के इस तरीके से Mn2O7 बना देता है। बता देता हूँ क्या होता है, H+ आएगा तो ये बन जाता है HMnO4। इसको तो जानते हो ना, MnO4 नेगेटिव, K+ एंड MnO4 नेगेटिव बनेगा। यहां से H+ मिलेगा तो HMnO4 नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम एक और भी है, केवल H+ देना ही नहीं होता। कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है भैया, दो लोगों को जोड़कर वाटर निकाल लेता है। इसका काम है भैया दो लोगों को जोड़ने, मतलब HMnO4 HNMnO4 दो मॉलिक्यूल एक साथ मिलेंगे और यहां पर देखो क्या बनेगा, H2Mn2O8, और इसमें से क्या करेगा, एक वाटर निकाल देगा। ये काम किसका है, कंसंट्रेटेड H2SO4 का। तो अगर वो H2O घटाएं तो क्या बनेगा, Mn2O7, जो कि ग्रीन ऑयली है भैया, ग्रीन ऑयली का है। समझ बात आ गई है। इनके स्ट्रक्चर के बारे में भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो मैं यहाँ थोड़ा मेंशन करना चाहूंगा। सिर्फ क्वेश्चन क्या पता यही आए, है ना, क्या पता जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यही वाला है भाई। कैसे बनाएंगे, बोल मेरे भाई। 7 ऑक्सीजन है तो मैंने क्या किया भैया, एक पे पहले 3 बना दिए, एक ब्रिज ऑक्सीजन बना दिया। तो पेपर में पूछा जाता है कि यहाँ पर कितने ब्रिज ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो आप कहना एक प्रेजेंट है। कितने टर्मिनल ऑक्सीजन है, तो 1 2 3। टर्मिनल मतलब जो किनारे हैं, जो दो के बीच में नहीं बस एक पर लगे हैं, तो वो 6 हैं। ठीक, पूछा जा सकता है कि Mn पर क्या बता दीजिए, Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट बता दीजिए। यहाँ Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो +7 आता है, वैसे निकाल के भी देखोगे तब भी +7 ही आता है। मामला ठीक है जी। तो ये ऐसे सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछता है, देखो शब्द सुनना, ये कहा जाता है कि ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है अलोंग ऑक्सीजन, अलोंग ब्रिज ऑक्सीजन। ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इधर वाला हिस्सा इधर वाले हिस्से जैसा ही दिख रहा है, इसका मतलब एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। ऐसे क्वेश्चंस कभी भी फ्रेम हो तो जान जाइएगा जनाब, है ना। अच्छा, इन्होंने पूछा क्या था कि अच्छा ये ग्रीन ऑयली वाली बात थी, ये रहा, ये बनता है। अच्छा ये देखो एक चीज और समझना, ये जो होता है वो हाईली एक्सप्लोसिव है, ये ज्यादा स्टेबल नहीं होता। Mn2O7 ज्यादा स्टेबल नहीं होता। होता क्या है कि ये भैया हल्के से हीट भी नहीं कहूं, मतलब रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा जैसे टेम्परेचर ऊपर होता है ना, क्या होता है भैया जी, ये तुरंत टूट जाता है MnO2 में और O2 गैस निकल जाती है। और ऐसी कोई चीज जो गैस बहुत ज्यादा बना सकती है, वो एक्सप्लोजन का काम करती है। अब ऐसे समझो, मेरे पास एक बॉक्स है, कॉन्सेप्ट है भाई, कॉन्सेप्ट ये है ना। अगर मान लो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, Mn2O7 प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन मत समझना, है ना, छोटे छोटे मैं ऐसे बना रहा हूं ढेले टाइप का, ठीक है। तो ये मान लो Mn2O7 के ढेर है छोटे छोटे। अब हुआ क्या, अब आप इसको मतलब रूम टेम्परेचर पे बाहर ही ले गए मान लो, अब इसके ऊपर हीट हीट पड़ी, तो बॉक्स तो आपका ऐसे भरा पड़ा था, बॉक्स बहुत भरा पड़ा था। लेकिन जब ये सॉलिड होता है तब तो ये कम जगह लेता है, लेकिन जैसे जैसे ये हीट होकर के तोड़ने लग गया तो ये MnO2 में भी कन्वर्ट हुआ और साथ साथ O2 में भी कन्वर्ट हुआ, तो बहुत सारी गैस बन गई। जब गैस बन गई तो भैया जी गैस इस पे प्रेशर मारती है, जिस डिब्बे में इनको आपने बंद किया उस पर प्रेशर मारते हैं और इसी प्रेशर की वजह से बहुत तगड़े तरीके से फट जाता है। इसी को हम एक्सप्लोजन का नाम देते हैं। तो कॉन्सेप्ट बिहाइंड एक्सप्लोजन इज दिस, कि बहुत तेजी से वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाने की वजह से एक्सप्लोजन हो जाता है। समझे जी, यस सर। द मैग्नेटिक नेचर ऑफ द एलिमेंट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये भी बात सही है। मैग्नेटिक बिहेवियर इसी पे बताया जाता है। अगला देखिए, हाईएस्ट
हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट कहां पर देखने को मिलता है? मैग्नेटिक मोमेंट तभी ज्यादा हो सकता है जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो हमें क्या चेक करना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर ज्यादा है। आइए भैया चलते हैं इनकी सरड़ में क्या लिखा है। 3D, अब देखो यार डी कह रहा है, तो पहले भैया देख लो कैसे डी में कितना डब्बा, कितने डब्बा बनाना भैया, ये 5 बनाना है। 7 भरना है, 5 भरना है, 2 भरना है, तो चलो पहले 2 भरते हैं। तो यहां पर तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, यहां पर तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए। अगर मैं 5 की बात करूं तो 3 4 5, 5 अनपेयर्ड आए, और आपको पता है कि 5 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अब अगर आप क्या करें 7 करेंगे तो 6 7, तब 3 आएंगे यहां पर। अगर मैं 8 करूंगा तो एक और आएंगे, मतलब 2 अनपेयर्ड आएंगे। इसका मतलब ज्यादा कहां पे है भैया जी, यहां पे 3D5। अगर 3D5 है, ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी वहां पर कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। एक बात ये जान लीजिए, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लो कि 1 है, 1 है, तो जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट म्यू होगा वो 1 पॉइंट समथिंग होगा। क्या होगा, 1 पॉइंट समथिंग होगा। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी। तो जो नंबर यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होता है वही मैग्नेटिक मोमेंट में पॉइंट के पहले आपको नजर आएगा। ये हमेशा के लिए सर्वसत्य। आइए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन फॉर ऑल लैंथेनॉइड्स? आप बात कर रहे हो सर, ये तो आपने बताया था शुरुआत में कि +3 होता है। आगे बढ़ता हूं। Which of the following reactions are disproportionation reaction? Disproportionation reaction का मतलब क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट का दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रोडक्ट की साइड कन्वर्ट हो तो उसको डिस्प्रपोर्शनेट होना कहते हैं। ठीक है, चले देखते हैं। जैसे यहां देखना, यहां पर क्या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसकी खोपड़ी पर +1 है, और ये +1 किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। यहां पर +1 किस में जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। तो मतलब +1 से +2 जा रहा है, +1 से 0 जा रहा है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में इस तरीके से अगर कन्वर्ट हो रहा है तो हाँ ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन है। यहां पर देखिए MnO4 नेगेटिव की बात करूं तो MnO4 नेगेटिव में जो Mn है उस पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, इस पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। अगर इस पर +7 है तो यहां पर चेक करें, कुछ तो दिक्कत आ गई है। यहां पर सेम नहीं लिख सकते ना, सेम लिखना गलत हो जाएगा। एक बार देखते हैं, वैसे तो यहाँ पे +7 आ रहा है, मेरी समझ से यहाँ पे -2 होना चाहिए ना, मिसप्रिंट हो सकता है। तो MN की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे +7 है। अभी इसकी चर्चा बाद में करते हैं, पहले नीचे वाला कर लेते हैं। तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, हाँ छोड़ दे, यहाँ पर आइए। हाँ एक बात और बताते हैं, चलो लिख ही देता हूँ, यहाँ एक्चुअली ना 2 नेगेटिव है, मिसप्रिंट है, तो ये 2 नेगेटिव है, तो आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे। ये एक काम करिए, अगर यहाँ 2 नेगेटिव हो गया तो आप निकाल के चेक करिए। यहाँ पर अगर हो जाए MnO4 2 नेगेटिव तो यहाँ पर +6 आएगा। अब देखना हो क्या रहा है, +7 से किस में जा रहा है, +6 और +4, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट मिल रहा है, निश्चित रूप से ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो भैया जी यहाँ पर है का निशान लगेगा। अगला देखिए, पढ़िए जनाब पढ़िए, अगले वाले में सिर्फ हीट हो रहा है। जब हम KMnO4 को एक्चुअली हीट करते हैं, ये जान भी लीजिए, इंपॉर्टेंट भी आपके लिए, KMnO4 में अगर हम देखें तो हमारा Mn +7 में है, +7 किस में जा रहा है, +4 प्लस किस में जा रहा है, 6 में, और यहाँ देखिए +4 में जा रहा है। यहाँ +7 है, यहाँ +6 है, यहाँ +4 है, तो इसका मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो हाँ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अगली चीज देखें, MnO4 नेगेटिव की अगर मैं बात करूं तो MnO4 नेगेटिव में अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ +7 है, यहाँ पे आपको पता है कि +2 है, लेकिन MnO2 में भैया यहाँ पे +4 है। इसको कहते हैं कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, दिस इज नॉट डिस्प्रपोर्शनेशन, उल्टा होता है कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, समझ गए, कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं, कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जहां पे दो ऑक्सीडेशन स्टेट आपस में मिलकर के एक ऑक्सीडेशन स्टेट क्रिएट करें, उसको कॉम प्रपोर्शनेशन बोला जाता है। मेरे बंधु बात समझ में आई क्या? तो इन रिएक्शंस पे भी थोड़ा ध्यान दे लेना कि इनके प्रोडक्ट किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, आंसर आप छांटेंगे। तो इसका मतलब ABC ऐसे हैं जो डिस्प्रपोर्शनेशन, डी नहीं है, जवाब मिल जाएगा बी, ऑप्शन इज करेक्ट। अगला, व्हेन KMnO4 सॉल्यूशन इज एडेड टू द ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है भाई, ऑक्सैलिक एसिड फॉर्मूला याद है किसी को? सर याद है, COOH COOH। कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पे कार्बन की खोपड़ी पर आप निकाल के चेक करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आपको पता है कि हमारा जो KMnO4 होता है वो क्या करता है भैया जी, एसिड में अगर KMnO4 है, एसिड डाल दिया ना आपने ऑक्सैलिक एसिड के रूप में,
तो वो क्या करने वाला है समझना, KMnO4 खुद को रिड्यूस करके Mn+2 बनाएगा। यहाँ पे क्या +7 आप जानते हैं कि एसिड के प्रेजेंस में KMnO4 की अगर बात की जाए तो +2 में कन्वर्ट हो जाता है। और जो आपका ऑक्सैलिक एसिड है, जहां आप कह रहे हैं कि COOH ट्वाइस, COOH ट्वाइस मतलब ऑक्सैलिक एसिड, ये क्या है आपको पता है कि यहां पर कार्बन पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये +3 वाला खुद को ऑक्सीडाइज करके CO2 गैस बना देगा, मतलब कि +3 जो है +4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और KMnO4 का जो +7 है वो रिड्यूस होकर के +2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये ओवरऑल रिएक्शन है। और समझिए जब ये Mn+2 मिल जाता है तो एक्चुअली इसी रिएक्शन को जो हो रही है उसको कैटलाइज करने लग जाता है। इसको ऑटो कैटालिसिस के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब जो Mn+2 एज ए रिजल्ट बनता है वो एज ए ऑटो कैटलिस्ट काम करने लग जाता है। ये फैक्टर पहले जान लीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत जानना जरूरी है। इन्होंने लिखा कि डिकलराइजेशन इज स्लो, होता क्या है कि KMnO4 कलरफुल है, पिंक पर्पल कलर का होता है ना, तो वो क्या होता है, ये धीरे धीरे जब Mn+2 में जाएगा तो इसका कलर खराब होगा, क्योंकि कलर आने का रीजन है यहाँ पर मैग्नीज पे ऐसे समझ लो कि MnO4 नेगेटिव फॉर्म में रहने इसकी वजह से कलर आता है ना। लेकिन अगर ये +2 में जाएगा तो कलर क्या हो जाएगा, खत्म होने लग जाएगा। तो शुरुआत में धीरे धीरे चलता है, बाद में तेजी से इसलिए होने लग जाता है, कलर डिकलराइज होने लग जाता है, क्योंकि ये जब बनता है तो इस प्रोसेस को और तेजी से ले जाने में हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है, थोड़ा हिंट दे देता हूं। जैसे MnO4 है, अगर इसके सामने आप Mn+2 लेके आओगे, अब आप सोच के बताइए ये कर क्या रहा है। ये जैसे बनता है ना, ये इनके साथ ही रिएक्शन करने लग जाता है, फिर इसका मतलब हमारे पास जो KMnO4 प्रेजेंट है उसको वो क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी डीकलराइज करने में हेल्प कर रहा है। ये आपस में रिएक्शन करके Mn+4 बनाने लग जाते हैं। ये आपस में +7 +2 मिलकर के आपस में +4 बनाने लग जाते हैं, इसलिए ये रिएक्शन जल्दी कैटलाइज हो जाती है। मतलब कलर क्या हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। आई होप आनंद आया हो, समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट है। There are 14 elements in the actinide series. Which of these elements does not being this? अच्छा, इस सीरीज से कौन नहीं है, कौन सा एक्टिनाइड नहीं है, सिंपल बोलो, इनमें से कौन सा एक्टिनाइड नहीं है। अरे आप जानते हैं TM कहाँ का भैया, लैंथेनाइड सीरीज का। अब यार ये तो आना चाहिए नालायक प्राणी, आपको पूरे एलिमेंट्स आने चाहिए सिंबल वाइज, है ना। सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यू गदगद तब दिल हो गया, इंजीनियर तुम, इंजीनियर तुम ये भी लो। तो इंजीनियर तुम भैया ये किसके लिए, लैंथेनाइड सीरीज के लिए। तो एक्चुअली ये लैंथेनाइड है और बाकी के आप देखोगे तो एक्टिनाइड सीरीज है। मेरे पास बहुत बढ़िया ट्रिक है, अगर आप एक्टिनाइड के लिए जानना चाहें कि थॉर के पापा ने यूं बोला, थॉर के पापा ने यूं बोला, नेपाल में पुराने आम कम बिकेंगे, तो कैफे में जाना ऐसे फरमाना, मैडम नूडल्स लाओ रे। सुन लिया है, नहीं सुना तो इस वीडियो को थोड़ा पीछे करें, दोबारा सुने, थोड़ा मेहनत आप भी करें। आइए अगला देखते हैं, है ना। KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, बात सही है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 दैट विल बी नीडेड टू रिएक्ट विद 1 मोल सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन क्या होता है भैया, सल्फर की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव है, सल्फाइड आयन। इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, हम करा रहे हैं इसकी रिएक्शन KMnO4 के साथ, KMnO4 के साथ, वो भी एसिडिक मीडियम में। तो आपको पता है कि KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में होता है तो जो KMnO4 का +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रिड्यूस होकर के क्या बन जाता है, बोलो मेरे साथ, Mn+2 बन जाता है। Mn+2 मिल जाता है। और जो सल्फाइड है, जहां सल्फर की खोपड़ी पर +2 है, ये ऑक्सीडाइज होगा तो ये सल्फर न्यूट्रल सल्फर के फॉर्म में बन जाता है। ये ओवरऑल रिएक्शन है, इनका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका देखिए रिडक्शन हो गया। निकालते कैसे थे नंबर ऑफ मोल्स वगैरह याद है, बैलेंसिंग कैसे करते थे, सोचो। यहां 7 से आप +2 में जा रहे हो, मतलब कि 5 ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या हो रहा है, घटना हो रहा है, दिख रहा है 5 ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है। और यहां से यहां जाने में आप देख रहे हैं ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये -2, तो -2 से 0 जाने में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट का अंतर आ रहा है। अब इन दोनों के इसको बराबर करना है तो अपन क्या करेंगे, अरे बोलना मेरे भाई, हमें क्या करना है, इस 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब है कि यहां पर लिखा जाएगा 2 टाइम KMnO4,
सुन लेना ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ नंबर आ जाएगा 2 टाइम KMnO4, और ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 सल्फर की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव। ऐसा हमने क्यों किया? ताकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिए जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लिए जा रहे हैं, वो सब बराबर हो पाए। ठीक है, इसलिए करते हैं ये। यहाँ पे 5s2 आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा, मैं कह दूं तो हो जाएगा ये 2 2 टाइम Mn+2, एंड सल्फर कितनी बार होगा? 5 बार, 5 बार भैया सल्फर। आई होप आपको आनंद आया हो, आई होप आपको आनंद आया हो। अब जिस बालक को ये समझ आ गया है वो तो कहेगा भैया आसान क्वेश्चन है, 1 मोल ऑफ सल्फाइड कितने से रिएक्शन करेगा? जब 5 मोल सल्फाइड का 5 मोल सल्फाइड का रिएक्शन करता है 2 मोल 2 मोल KMnO4 से, 2 मोल KMnO4 से, तो बताइए 1 से कितना करेगा? तो 2/5। बचपन से सिखाया गया था, उम्र अब तुम्हारी ठीक ठाक हो चुकी है, अब आपको आना चाहिए। ठीक है, जवाब आप खुद वहां देख लें, आगे बढ़ते हैं। सही कह रहा हूं ना मैं? हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर? जिन्होंने मुझसे पढ़ा होगा कि ऑक्साइड्स के बारे में, उनको तुरंत समझ में आ जाएगा देखते ही देखते, है ना। देखिए भैया कौन कौन से लोग हैं। V2O5 एम्फोटेरिक होता है ना। और कौन है, और कौन है भैया? हाँ, क्रोमियम का +3, क्रोमियम +3 में एम्फोटेरिक होता है। बाकी इनमें से कोई एम्फोटेरिक नहीं है जनाब, ध्यान रखिएगा, बाकी इनमें से कोई एम्फोटेरिक है भी नहीं। कहानी क्लियर है जी? CrO3 एसिडिक है, ये तो बेसिक होता है CrO+2 के अंदर, ये एसिडिक होता है। ठीक है, तो इसमें से 2 हैं जो कि क्या है, एम्फोटेरिक है। अगला देख लेते हैं, अगला देख लेते हैं भैया। गैडोलिनियम बिलोंग्स टू 4f सीरीज, बात तो सही है, तो समझाया जा चुका आपको। गैडोलिनियम, इन्होंने क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, मजाक कर रहे हैं भैया आपके साथ। मैंने बोला था ना गैडोलिनियम इंपॉर्टेंट होता है। तो गैडोलिनियम जो होता है 7वें नंबर पर आता है, 7वें नंबर का मतलब 4f7, लेकिन आपको पता है कि 7वें नंबर पे आने की वजह से यहाँ पे 6s2 5d1 बना रहेगा। ये बातचीत हमने पहले कर ली है, तो पहला जवाब यहाँ पे सही है, ए वाला। आइए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इंटरस्टिशियल कंपाउंड आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द मेटल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड? कौन सा इसमें से ऐसा है जो भैया एक्सप्लेन नहीं कर रहा है आपके इस इंटरस्टिशियल कंपाउंड के कैरेक्टर को? बता दीजिए, चलिए देखते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कंपैरिजन टू द प्योर मेटल, बात सही है। इंटरस्टिशियल वाले का हाई मेल्टिंग पॉइंट आता है, हार्ड भी होता है इंटरस्टिशियल वाला। दे रिमेन मेटालिक कंडक्टिविटी, ये भी बात पढ़ाई गई है आपको। हाँ, हाँ भी अभी भी वो मेटालिक बना रहता है हमारा इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होता है। दे आर केमिकली वेरी रिएक्टिव, फालतू बात कर दी इन्होंने, केमिकली इनएक्टिव होता है भाई। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स केमिकली इनएक्टिव इसलिए होते हैं क्योंकि एटम्स के बीच में जो खाली जगहें थी वो फिल कर दी गई, तो बाहर से जो कोई भी केमिकल आप डालोगे वो अंदर जा ही नहीं पा रहा है, सरफेस पर रुक जाता है। दिस इज द रीजन। The magnetic moment is associated with its spin angular momentum and orbital angular momentum. इसका कोई केस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अगला देखना, spin only magnetic moment for the chromium+3। क्रोमियम आपको पता है, तो क्रोमियम+3 में आप क्या लिखेंगे? ये जनाब, क्रोमियम+3 क्या होता है? D3। क्रोमियम+3 D3 होगा क्या? सर मुझे क्या पता, पहले क्रोमियम तो लिख के बताइए। क्रोमियम भैया है आर्गन, 4s1 D5। अगर 3+ करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से, दो यहां से, तो D3 हो जाएगा। अगर D3 है तो आपको पता कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। डी में भैया जी 5 घर हैं रहने को, तो अकेला अकेला रहिए, 1 2 3, है ना। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आपको पता है कि यहाँ पर 3 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा? 3 पॉइंट समथिंग, और ये जो समथिंग होता है ये हमेशा 0.5 से ज्यादा ही होता है, हमेशा, है ना। 3 पॉइंट समथिंग। अच्छा, एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा भैया। अब कैलकुलेशन चाहिए, अब कैलकुलेशन चाहिए। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हम ये आएगा, है ना। मतलब 10⁴ रहता है, 10⁴ रहता है वैल्यू हमेशा। मतलब 3 आएगा और यहाँ पर कुछ ऐसा वैल्यू आएगा ताकि 4 की फीलिंग आए ओवरऑल। ये हमेशा के लिए सत्य है, कुछ ज्यादा चेक करने की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर चाहो तो कैलकुलेट भी कर लो। आइए अगला देखते हैं। KMnO4 एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एल्कलाइन मीडियम। ये भैया देखो, ये थोड़ा सावधान रहना पड़ता है। एल्कलाइन वाले में थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है क्योंकि हमें आदत ना एसिडिक की लगी होती है। KMnO4 OH नेगेटिव के साथ है। व्हेन
इज ट्रीटेड विद के आई। अब अगर मैं इसको के आई के साथ रिएक्शन कराऊं तो भैया जी आई नेगेटिव किस में कन्वर्ट होता है, आपको एक बात पता होना चाहिए, ये मैं आपको डिस्टिंग्विश करवा रहा हूं। जब बेसिक होता है तो आई नेगेटिव जो है वो IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर यही हमने लिया होता केमेनोफोर इन एसिड H+, अगर हमने एसिड के केस में लिया होता, दोबारा सुन लें, एसिडिक सोल्यूशन होता केमेनोफोर का और आई नेगेटिव लेते तो I2 बनता, बस तो I2 बनता है ना, -1 से 0 बनता, लेकिन बेसिक में -1 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर आयोडेट आयन के फॉर्म में आ रहा है। जवाब आप ढूंढ लेंगे। आई होप आनंद आ रहा हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। सर ये आनंद कौन है? आनंद आपके बीच में है, आपके मन में है, आपके आत्मा में है, जहां से चाहे वहां आनंद को पा सकते हैं, है ना। मैं तो लड़का हूं, मैं आनंद का क्या करूंगा, कोई बात नहीं, अलाउड है वैसे भी। कोई नहीं, अगला देखते हैं। कॉपर लिबरेट्स हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। मैं सोच रहा हूँ इसको तुम्हारे होमवर्क बनाता हूँ ताकि हमें ये पता चल पाए भैया कौन कौन यहाँ तक पहुंचा था। इतने लोगों को इतनी मेहनत से हम पढ़ाते हैं, ये काम मैं हर जगह करता हूँ, हर बैच में सोचता हूँ कि एक बार ऐसा काम करें कि भैया एक होमवर्क है ना। इस क्वेश्चन का नाम मैं लिख देता हूँ ओम पांडे क्वेश्चन। पी ज्वाला, ज्वाला मेरा टैगलाइन है तो भैया जी इसको रखेंगे ओपी ज्वाला, या ज्वाला ओपी कर लो, ठीक है। होमवर्क है, आना चाहिए जवाब, कहीं से पढ़ के चाहे जहां से लाइए, बस आना जरूर है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो Sn+2 को क्या करता है, Sn+4 में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि Sn+2 से ज्यादा स्टेबल होता है Sn+4 इनर्ट पेयर इफेक्ट में, ये बात हम पढ़ते हैं। लेकिन अगर मैं बात लेड की करता तो लेड+4 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल है विद रिस्पेक्ट टू लेड+2। इसलिए क्या बोला मैंने, तो रिकरेक्ट कर देता हूं अगर गलती हुई है, दोबारा बोलता हूं। एक्चुअली ये ज्यादा स्टेबल है, लेड जो है वो +2 में ज्यादा स्टेबल है, और जो SN18 है वो +4 में ज्यादा स्टेबल होता है। ये होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक, तो जब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लोगे, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2 से। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा और +4 में ले जाकर के कन्वर्ट करा देगा। तो इत्मीनान से, ध्यान से, प्यार से देखें तो जवाब हमें क्या मिला, +4। अगला पढ़ लें जनाब, क्या लिखा है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन फ्लोराइड इज +4। हाँ बात सही है, मैग्नीज का जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है ना फ्लोराइड के केस में, एक्चुअली वो +4 आता है, लेकिन ऑक्साइड के केस में हम देखते हैं कि वो +7 आता है। अब ये पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल बात है, फ्लोरीन हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन हमेशा दो बॉन्ड बनाएगा। अब जब दो बॉन्ड ऑक्सीजन बनाएगा तो इसका मतलब मैग्नीज के साथ वो ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा। अगर ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाएगा तो भैया ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल पर तो आएगा ही आएगा। दिस इज द रीजन। लास्ट वाला पढ़िए। इन कोवलेंट मॉलिक्यूल, एक्चुअली कोवलेंट है तो इन कोवलेंट मॉलिक्यूल फ्लोरीन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड ओनली व्हाइल ऑक्सीजन फॉर्म डबल बॉन्ड। हमने देखा था इसके स्ट्रक्चर में कि डबल बॉन्ड बनता है, इस रीजन से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे देखने को ऑक्सीजन के केस में मिल जाता। तो दिस इज द रीजन। अगली चीज क्या, जर्कोनियम बिलोंग्स टू 4D सीरीज, बात आपकी एकदम सही है। हाफनियम फ्रॉम 5D सीरीज, देन दे शो सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। रीजन जान लीजिए, मैं बता देता हूं, जानना जरूरी है। इसको कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आई होप आपको आता होगा। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, देखें 4D सीरीज का मेंबर 5D सीरीज के मेंबर के साथ साइज में बराबरी करने लग जाता है। जैसे जेडार यहाँ का है और HF भैया यहाँ का है ना? शुरुआत में हमने देखा था इनको, तो जेडार एंड HF में जो साइज है, जो एटॉमिक साइज है वो बराबर होती, इनकी आयनिक साइज भी करीब करीब बराबर होती है, और इसका रीजन है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड जो है 5D सीरीज के जस्ट पहले आ जाता है, एक तरीके से समझिए, इस वजह से यहाँ पर ये चीज देखने को मिलती है। और यही वो रीजन है, अगर किसी के साइज, आप सोच के देखो ना, दो एलिमेंट्स के अगर एटॉमिक साइज बराबर हो गया तो उनका करेक्टर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, मतलब कि उनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम देखने को मिलता है। तो क्या बोलेंगे, बोथ हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियस। सिमिलर का मतलब करीब करीब इनके सेम एटॉमिक रेडियस देखने को मिलता है। दिस इज द रीजन, और इसी को कहते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, 4f ऑर्बिटल के पुअर शील्डिंग की वजह से होता है। आपने कई बार ये बातें पढ़ी होंगी, दोबारा बता देता हूं। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, 4f ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग।
ऐसे ही शब्द आएंगे पेपर में। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको थोड़ा आना चाहिए। देखिए, why is HCl not used to make the medium acidic in oxidation reactions in with KMnO4? होता क्या है, हम कहते हैं ना कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में बहुत बढ़िया वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन बस समझना, अगर मैंने एसिड डाल दिया HCl तो होता क्या है कि ये जो एसिड हमने डाला वो इसी से रिएक्शन कर जाएगा। यहां पर क्लोरीन की खोपड़ी पर -1 है और ये है बहुत अच्छा सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो क्लोरीन के -1 को Cl2 गैस में कन्वर्ट कर देगा और गैस बनते ही उड़ जाएगा। तो भैया जी क्लोरीन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिड नहीं हो पाया, ये एसिड का काम ही नहीं कर पाया HCl। HCl के अंदर जो क्लोरीन था वो अगर उड़ता जाएगा तब तो भैया कुल बेकार हो गया हमारा HCl ना, तो इसलिए ये काम नहीं होता। हम जो है कभी भी KMnO4 के साथ HCl नहीं डालते एज अ एसिड, उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि वो खुद ही जाके KMnO4 से भिड़ जाता है जी, सिंपल बात है। आइए कुछ हम करा देते हैं मैच कराते हैं, आइए मैच रिश्ते कराते हैं भाई, तुम्हारे रिश्ते वहां जाके बनाना भैया DU, मौके हजार लेकिन वही होगा पार। आगे की लाइन, निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, इनको बताइए इसमें क्या 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 किया जाए, इनको आप पहचानते हैं, चलिए पहले से देखते हैं जिनको आप पहचानते हैं। सर देखिए, इनको मैं पहचानता हूं, इसको कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट, इसको कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। B2O5 की बात करूं तो ये भैया हमारा कॉन्टैक्ट प्रोसेस है सर, ये बात तो हमें आता है, इसमें हमें मत समझिए। और सुनिए, हैबर प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो सर ये देखिए फाइनली डिवाइडेड आयरन, आपको पता है कि हैबर प्रोसेस में यूज किया जाता है। वेजिटेबल ऑयल टू घी की अगर बात करूं तो निकल यूज किया जाता है सर, ये कहानी भी थोड़ी हमने पढ़ी लिखी है, पढ़े लिखे लोग हैं सर, ऐसी बात नहीं। अब ये बताइए, डिकम्पोजिशन ऑफ KClO3 में हमें MnO2 की जरूरत होती है, मैं आपको बता देता हूं इसमें किसकी जरूरत होती है, MnO2 की, और उधर MnO2 लिखा नहीं है ना, तो बचा क्या, सेंडमेयर रिएक्शन में ये यूज किया जाता है। पढ़े लिखे लोग हैं, आप समझदार हैं, देखिए ये चक्रव्यूह आपके सामने है। आइए अगला देख, कुछ कुछ मैं बताऊंगा, कुछ कुछ आप बताएंगे, चलिए आप क्या बताएंगे बताइए। चलिए पहले मैं आपको मिस मेटल से मिलवाता हूँ, मिलिए मिस मेटल से, ठीक है जी। मेटल में MEEL रहता है, ठीक है, देख लेते हैं भैया मिस मेटल का काम क्या है। बोलो बोलो कहाँ से आए थे सर, लैंथेनाइड मेटल एंड आयरन। आयरन कितना, 5%, लैंथेनाइड कितना, 95%, ठीक है। अच्छा, यहाँ बुलेट बनाने का काम किस कौन करता है, मैग्नीशियम, ये रहा, ये आपको मैंने यूजेस में सिखाया है पहले ही, इसीलिए है ना, मैग्नीशियम और लैंथेनाइड का अगर मिक्स बनाएंगे ना, जो एलॉय तैयार होगा वो बुलेट में काम करता है। चलो हमने ये दो निपटा दिए, तो ऐसे ही कुछ बुद्धि लगाएंगे तो काम बनेगा। देखिए, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनाइड और एम्प्लॉयड, मिक्स्ड ऑक्साइड किससे काम आता है, आपको याद आ रहा है, पेट्रोलियम क्रैकिंग मैंने बताया था, पेट्रोलियम क्रैकिंग के काम आता है सर, ये बात तो थोड़ी याद हुई। और लैंथेनाइड का जो ऑक्साइड है वो क्या टेलीविजन स्क्रीन में काम आता है, फॉस्फोरस की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करता है, फॉस्फोरस की तरह काम करता है। तो शायद मैंने समझा दिया है, आप समझ जाएंगे, अगला देखते हैं। बाकी करना यार, तुम्हें भी कुछ काम मिला है। एन एलिमेंट विच कैंसो +8 ऑस्मियम, याद कर लीजिए, +8 सबसे हाईएस्ट पूरे 3D सीरीज में, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट आता है, वो भी ऑस्मियम का आता है। 3D ब्लॉक एलिमेंट दैट कैन शो अप टू +7, अरे एम मैग्नीज के भैया, मैग्नीज, क्योंकि मैग्नीज में आप देखो ना क्या आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मैग्नीज में आता है S2 4s2 3d5, और ये सारे निकालोगे तो +5 ही क्रिएट होगा हाईएस्ट पे, ठीक है। तो मैग्नीज के केस में ये देखने को मिलता है। अगला क्या है, 3D ब्लॉक एलिमेंट विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है क्रोमियम में देखने को मिलता है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है तो उसका जवाब मैं देना चाह रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको लिखा भी था कि होता क्या है कि क्रोमियम में आप अगर देखें तो आता है 4s1 और फिर आता है 3d5, क्या आता है 4s1 3d5। तो s1 की अगर बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है, अगर मैं d5 की बात करूं तो आप देखते हैं कि ये 5 के पांचों अनपेयर्ड रहते हैं, 1 2 3 4 5, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ना 6 हो जाते हैं। तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है किसमें, क्रोमियम में। और अगर जितने, आपको एक बात पता हो अगर, कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना अच्छी मेटालिक बॉन्डिंग होती है,
तो एक क्रोमियम दूसरे क्रोमियम से ज्यादा बातचीत करता है, ज्यादा अच्छा रिश्ते में रहता है। तो एक क्रोमियम के बगल जो क्रोमियम प्रेजेंट होंगे उनके साथ उसका रिश्ता बनाना आसान है, क्योंकि वो अभी अनपेयर्ड है, रिश्ते में नहीं है जी, तो दूसरे से रिश्ता बनवाने में लग जाएगा। तो मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी होगी। अगर मेटालिक बॉन्डिंग अच्छी होगी, एक क्रोमियम दूसरे क्रोमियम से प्यार करेगा तो तोड़ना कठिन होगा ना जी, मेल्ट कराना कठिन होगा, इसी वजह से हाईएस्ट आता है। आई होप आपको आनंद आया होगा। कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है, बुद्धि लगाने से काम बनता है। वेरी वेरी गुड, थैंक यू। ऐसे जीवन में अपने आप को मुस्कुराता हुआ देखिए, मेहनत करिए, सीयूटी के थ्रू अच्छे कॉलेजेस में जाइए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।